अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीखी नावल बरके कलीसा किस्त नंबर 12। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अहमद बिन सईद और कराकूश अपने हिस्से के लश्कर के साथ दरिया आना के किनारे किनारे सफर करते हुए बतलीमू शहर के करीब आए तो यहाँ मुखबरों ने इत्तला दी कि सिर्फ 5 कोस आगे दुश्मन का वो लश्कर दरिया आना की तरफ बढ़ रहा है जिस पर हमलावर होना है। इस इत्तला पर अहमद बिन सईद और कराकूश ने अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी। उन्होंने जबले शनत की तरफ से आने वाले दरिया आना के मुआवन दरिया को अबूर किया, फिर बड़ी तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़े थे। अहमद बिन सईद और कराकूश के मुखबर और तलायागर दुश्मन के पीछे ऐसे ही लगे थे कि सातों के ताकोर पुरानी यादों की गर्द में बहार खजा की घात में लग जाती है। जो दुश्मन का वो लश्कर मुनासिब जगह आया, अहमद बिन सईद और कराकूश अचानक हरकत में आए। इसकी पुश की तरफ से बरहम बगोलों की तरह यलगार करते हमलावर हो गए थे। शुमाली अंदलुस के बादशाह अल्फांसो के लश्कर के इस हिस्से को उम्मीद तक न थी कि शुमाल की तरफ से जो इन पर कोई अचानक हमलावर हो जाएगा, इसलिए कि अल्फांसो ने इन्हें यह खबर दे दी थी कि अमीर याकूब और मंसूर के लश्कर के साथ शरीर में पुर्तगालियों के खिलाफ जंग में मसरूफ है, और अगर इसे इसकी पेशकदमी की खबर हो भी गई तो वो अल्फांसो का रुख करेगा। इस तरह दूसरे लश्करों को इसकी खबर न होगी। अहमद बिन सईद और कराकूश ने जब इन पर हमला किया तो पहले हमले में इनके औसान खता हो गए थे। फिर जब अहमद बिन सईद और कराकूश को उन्होंने बड़ी मुहारत और जुर्रतमंदी के साथ लड़ते और अपने साथियों को लड़ाते हुए देखा तो इनकी सारी उम्मीदें जाती रही थी। वो ये जंग ज्यादा देर तक जारी न रख सकी। अहमद बिन सईद और कराकूश ने बड़ी तेजी से दुश्मन को काटते हुए बदतरीन शिकस्त दी और दुश्मन के जो लश्करी बचे वो भागकर मारदा शहर की जानिब बढ़े, जहाँ इनका दूसरा बड़ा लश्कर पेशकदमी कर रहा था और जिसने दरिया आना को अबूर करने के बाद जबल मुरीना तक मुसलमानों के इलाकों को वीरान करना था। अहमद बिन सईद और कराकूश के हाथों शिकस्त खाने के बाद जब दुश्मन के लश्करी अपने लश्कर के दूसरे हिस्से में दाखिल हुए तो दुश्मन के दूसरे हिस्से का लश्कर बेदार हो गया। वो यही समझे कि इन्हें रोकने के लिए अमीर याकूब अल मंसूर का एक लश्कर आ रहा है, लिहाजा उन्होंने घात पकड़ी ताकि दरिया आना के किनारे किनारे जब अहमद बिन सईद और कराकूश का लश्कर बढ़े तो वो अचानक पुश्त की जानिब से हमलावर होकर इससे अपनी शिकस्त का इंतकाम ले सके। कुछ यूं लगता था कि कुदरत अल्फांसो के लश्करों के खिलाफ फैसला दे चुकी थी और मशीयत के कारकुनान अमन बर्बाद करने वाले अल्फांसो के लश्कर के खिलाफ अहम तरीन फैसले कर चुके थे। इसलिए कि जिस वक्त अहमद बिन सईद के हाथों दुश्मन के लश्करी शिकस्त खाने के बाद अपने लश्कर के दूसरे हिस्से में शामिल हुए, एन इसी वक्त अंदलुस का वाली और अमीर याकूब अल मंसूर का भाई अबू याहिया सुरैम बिन तरीक के साथ दरिया आना को अबूर कर चुका था और इसी लश्कर पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा था जो घात में गया था। यहाँ अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक ने बड़ी दानिशमंदी की। इन्हें मुखबरों ने इत्तला कर दी थी कि दुश्मन के दूसरे लश्कर को अहमद बिन सईद और कराकूश ने शिकस्त दी है और शिकस्त खुदा लश्कर के सिपाही दूसरे लश्कर में आन शामिल हुए हैं और वो लश्कर घात में लग गया है, ताकि जब अहमद बिन सईद और कराकूश अपने लश्कर के साथ दरिया आना के साथ साथ वादी आना में अमीर याकूब और मंसूर की तरफ जाने के लिए गुजरे तो पुश की तरफ से हमलावर होकर इन्हें ही नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जाए। अबू याहिया ने यहाँ दूसरा बड़ा कदम उठाया और इसने कुछ मुखबर दुश्मन के लश्कर पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किए और कुछ मुखबर इसने अहमद बिन सईद और कराकूश के लश्कर पर भी निगाह रखने के लिए मुकर्रर किए और इन्हें इसने हदायत जारी कर दी कि दुश्मन के लश्कर ही नहीं, अहमद बिन सईद और कराकूश के लश्कर की भी लम्हा बलम्हा नकल हरकत से इसे पूरी तरह आगाह रखा जाए। साथ ही दुश्मन से निपटने के लिए अपने जासूसों के जरिए अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक ने अहमद बिन सईद और कराकूश को मुतल्ला कर दिया था कि वो दरिया आना को अबूर करके दरिया के किनारे किनारे जब मशरिक के रुख पर सफर करें तो दुश्मन घात से निकलकर इन पर हमलावर होगा, वो मुड़कर इसका मुकाबला करेंगे। उतनी देर तक अहमद बिन सईद और कराकूश इनकी पुश की तरफ से हमलावर होंगे ताकि दुश्मन को तहस नहस किया जा सके। सारा लाहे अमल तय करने के बाद अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक ने इंतजार किया। जब मुखबरों ने इत्तला दी कि अहमद बिन सईद और कराकूश का लश्कर करीब आ चुका है, तब अपने लश्कर के साथ अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक दरिया आना के किनारे किनारे उस समत पड़े जहाँ अमीर याकूब अल मंसूर ने अल्फांसो की राह रोकनी थी। दूसरी जानिब अल्फांसो का वो लश्कर जो घात में चला गया था एक मरतबा फिर धोखे और फरेब में आ गया। अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक ने जब दरिया आना के किनारे किनारे अपने सफर का आगाज किया, दुश्मन ने यही समझा कि ये अहमद बिन सईद और कराकूश का लश्कर है जो इनके पहले लश्कर को शिकस्त देने के बाद दरिया आना के किनारे किनारे सफर करते हुए अमीर याकूब अल मंसूर की तरफ जा रहा है। इस मौका पर अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक ने एक और दानिशमंदी का सबूत दिया और अपने लश्कर के पिछले हिस्से में रहे और लश्करों को पूरी तरह चौकस और चौकन्ना रहने के लिए कहा। इन्हें यह भी आगाह कर दिया कि जो ही दुश्मन के पीछे की तरफ से हमलावर हो वो तकबीरें बुलंद करें। तकबीरों की आवाजें सुनते ही पूरा लश्कर पलटे और दुश्मन पर हमलावर हो जाए। अबू याहिया और सुरैम बिन तरीक की कोशिशें कामयाब रही। उन्होंने अभी 3 मील का ही फासला तय किया होगा कि अचानक अल्फांसो का लश्कर अपनी घात से निकला और पुश की तरफ से खौफनाक नारे बुलंद करते हुए उन्होंने
ابو याहिया और सुलैम बिन तरीक पर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भी चुकन्ने थे। जो ही दुश्मन दहशतनाक अंदाज में नारे बुलंद करते इनकी तरफ बढ़े, अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक ने एक साथ तकबीरें बुलंद की और इन तकबीरों के जवाब में इनके लश्करों ने ऐसी तकबीरों के नारे बुलंद किए कि पूरा आसमान तक गूंज उठा। देर तक अल्फांसो का लश्कर अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक पर पुराशोब आंधियों की तरह हमलावर होता रहा। अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक के लश्करी चूंकि इस हमले के लिए मुतवक्को थे, इसलिए इस हमले को रोकने के लिए वो भी तैयार थे। फिर वो दुश्मन को देखते हुए तकबीरें भी बुलंद कर चुके थे, लिहाजा वो दुश्मन पर बेरहम समुद्री मोजों की तरह टूट पड़े थे। दरिया आना के करीब खुले मैदानों में होलनाक जंग की इब्तिदा हो गई थी। जबले शंत की तरफ से आने वाले दरिया आना की बूढ़ी आंखों ने यह मंजर अभी कुछ देर के लिए देखा था कि एक और इनकलाब रूनमा हुआ। अचानक अल्फांसो के उस लश्कर की पुष्ट की तरफ से अहमद बिन सैद कराकूश अपने लश्कर के साथ हमलावर हुए। फिर देखते ही देखते दरिया के किनारे की जमीन इंसानी खून से सुर्ख होने लगी। मौत अपनी कबा खोले अपनी बेकरारी का फुसू पड़ने लगी थी। थोड़ी देर की जंग के बाद अल्फांसो के इस लश्कर ने अंदाजा लगा लिया कि वो दो तरफा हमले का मुकाबला नहीं कर सकते। दो बचे कुछ लश्करी भी इनसे आन मिले थे, जिन्हें इससे पहले अहमद बिन सैद कराकूश ने शिकस्त दी थी और इनकी तादाद खासी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अहमद बिन सैद कराकूश, अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक के जालेवा हमलों ने इन्हें हिलाकर रख दिया था। लिहाजा अपनी जानें बचाने के लिए उन्होंने शिकस्त तस्लीम की और भाग खड़े हुए। अल्फांसो के लश्करी शुमार की तरफ से कोहिस्तान तुलैतला तक भागते चले गए। अहमद बिन सईद कराकूश, अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक ने इनका ताकुब नहीं किया, लिहाजा कोहिस्तान तुलैतला से उन्होंने अपना रुख तब्दील किया। फिर वो मशरिक से उन हिस्सों की तरफ बढ़ रहे थे जहां खुद अल्फांसो अपने लश्कर के साथ पेशकदमी कर रहा था। अहमद बिन सईद ने दुश्मन का ताकुब इसलिए नहीं किया कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर अमीर याकूब अल मंसूर से जा मिलना चाहता था। जब दुश्मन शिकस्त उठाकर भाग गया तो अहमद बिन सईद कराकूश, अबू याहिया और सुलैम बिन तरीक एक जगह जमा हुए। फिर अहमद बिन सईद ने अबू याहिया की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि अमीर याकूब अल मंसूर ने आपके लिए क्या अहकाम जारी कर रखे हैं, लेकिन मैं फिलफोर वादी आना में अमीर याकूब अल मंसूर से जा मिलना चाहता हूँ और मैं इनके पहलू ब पहलू अल्फांसो से जंग करना चाहता हूँ। दरअसल अल्फांसो ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करके मुसलमान इलाकों की तरफ पेशकदमी करनी शुरू की थी ताकि हमारी ताकत बढ़ जाए, और हमारी ताकत बढ़ने से इसे फवायद हासिल हों। इसलिए इसके लश्कर की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, और अगर हमारा लश्कर कई हिस्सों में बढ़ता है तो इससे सिर्फ अल्फांसो को फायदा पहुंचता है। मैंने इसी बिना पर भागते दुश्मन का ताकुब नहीं किया। मैं वक्त ज़ाया किए बजाय दरिया आना के किनारे किनारे वादी आना में अमीर याकूब अल मंसूर से जा मिलना चाहता हूँ। अब आप ही बताएं कि आपका लाहे अमल क्या है। अहमद बिन सईद की गुफ्तगू से अबू याहिया खुश हुआ था तो थोड़ी देर तक इसने गर्दन झुकाए रखी। फिर अहमद बिन सईद की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ फर्जंदे मोहतरम, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हें कराकूश को वक्त ज़ाया किए बगैर वादी आना का रुख करना चाहिए। अमीर याकूब अल मंसूर ने मुझे यही कहा था और मैं सुलैम बिन तरीक अपने लश्कर के साथ यही क्याम करेंगे और दुश्मन के रद्द-ए-अमल को देखेंगे। अमीर ने मेरे लिए अहकाम जारी किए थे कि मैं इनके साथ अल्फांसो के खिलाफ जंग न करूं, बल्कि दरिया के किनारे पड़ाव रखूं। अमीर के मुख पर बराबर मुझसे राब्ता रखेंगे। अमीर ने मेरे लिए हुक्म जारी किया था कि अल्फांसो को वो खुद संभाल लेंगे। ताहम इस दौरान पुर्तगाल का बादशाह सैकड़ों लश्कर लेकर निकले और हमारे इलाकों में तुर्को ताज करना चाहे तो मैं और सुलैम बिन तरीक इसकी राह रोके। इस बिना पर आपके साथ वादे आना की तरफ न जा सकूंगा, बल्कि मैं और सुलैम बिन तरीक यहीं रुक कर रूनुमा होने वाले हालात का इंतजार करेंगे। अबू याहिया की गुफ्तगू से अहमद बिन सईद का चेहरा तमतमा उठा था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई थी। फिर वो बोल पड़ा, अबू याहिया मेरे मोहतरम, मैं इस तजवीज़ पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। आप अपने लश्कर के साथ यहीं पड़ाव कर ले। मैं और कराकूश फौरन मशरिक का रुख करेंगे और अमीर याकूब अल मंसूर के पहलू ब पहलू अल्फांसो से जंग करेंगे। ये फैसला होने के बाद अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गए थे। अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों जब वादी आना में उस जगह आए जहां अमीर याकूब अल मंसूर ने पड़ाव कर रखा था तो उन्होंने देखा कि सामने अल्फांसो ने भी अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। अमीर याकूब ने इन दोनों का बेहतरीन इस्तकबाल किया। फिर इन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुम्हारे खिलाफ एक नालिश है। मुझे खुशी है कि तुम दो बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दी है और अब वो शिकस्त खुदा लश्कर मेरे ख्याल में तुमसे पहले अल्फांसो के लश्कर में पहुंच चुके हैं और उन्होंने अल्फांसो को अपने दोनों लश्करों की शिकस्त की खबर सुना दी है। अब मेरे ख्याल में अल्फांसो जंग की इब्तिदा करने में देर नहीं लगाएगा। अहमद बिन सईद और कराकूश चुपचाप अमीर याकूब अल मंसूर के साथ हो गए थे। आगे पीछे तीनों खैमों में दाखिल हुए। हाथ के इशारे पर अमीर याकूब अल मंसूर ने दोनों को नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद अमीर ने दरवाजे पर खड़े मुहाफिज को मखसूस इशारा किया कि वो वहां से हट जाए। अमीर ने दोनों के सामने एक नशिस्त पर बैठ गया। खैमे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर खामोशी को अहमद बिन सईद ने तोड़ा। अमीर मोहतरम, इस खैमे की तरफ आते आपने कहा था कि हम दोनों के खिलाफ कोई नालिश लेकर आया है। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि हमसे क्या गलती सरजद हुई जिसकी बिना पर किसी ने हमारे खिलाफ शिकायत या नालिश की है। अहमद बिन सईद के इस्तफसार पर अमीर याकूब अल मंसूर थोड़ी देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा।
باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتا بھی رہا، پھر وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ ہشام بن ادریس خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احمد بن سعید اور کراکوش کھڑے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں پہلے اس سے گلے ملے، مصافحہ کیا۔ اس صورتحال پر امیر یعقوب المنصور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ پھر ہشام بن ادریس احمد بن سعید کے پہلو میں ایک خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد امیر یعقوب المنصور کی آواز گونج گئی تھی، احمد میرے بیٹے، تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے خلاف کیا نالش آئی ہے، تجھ جانو ہشام بن ادریس کی صورت میں نالش خود ہی چل کر خیمے میں آ گئی ہے۔ یہ ہشام بن ادریس ہی تمہارے خلاف شکایت لے کر آیا ہے کہ تم دونوں کو نالش کی تفصیل بتاتا ہوں۔ میرے عظیم فرزندو، جب تم لوگوں نے کرتبہ سے سفر کرتے اشبیلیہ کا رخ کیا، اشبیلیہ میں ابن رشد کے کہنے پر ہشام بن ادریس کے باپ اور اس کے چچا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو لڑکیاں بھی بہت اہم تھیں، ایک کا نام غریتا اور دوسری کا نام مرینا تھا۔ دونوں سے ان کی ملاقات پہلے بھی چند لمحوں کے لیے باغ میں ہوئی، پھر تم وہاں سے کوچ کر گئے۔ بطلیمو شہر کے اس پار زلاقہ کے کھلے میدانوں میں جب تمہارا ٹکراؤ برکے کلیسا اور ٹیمپلوں کے سربراہ کاریون سے ہوا تھا تو تم دونوں نے انہیں شکست دینے کے بعد تمہاری ملاقات ہشام ادریس سے ہوئی۔ اس کے ماں اور باپ اور بہن کے کہنے پر تم لوگوں نے ادریس کو اپنے گھر بھیج دیا۔ تمہاری یہ کارگزاری ہوئی جانب غریتا اور مرینا کے دل میں گھر کر گئی، وہ بیچاری تم دونوں کو پسند کرنے لگی۔ احمد بن سعید، غریتا تمہیں پسند کرتی ہے جبکہ مرینا کراکوش کو چاہنے لگی ہے۔ تم دونوں جانتے ہو کہ غریتا ہشام بن ادریس کی سگی بہن جبکہ مرینا چچا زاد ہے۔ مرینا کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام عرفہ ہے، وہ ہشام بن ادریس سے منسوب تھی۔ اب ہشام کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ غریتا اور مرینا دونوں نے کہیں تم دونوں سے اپنی چاہت کی گفتگو میں آپس میں بات کی۔ عرفہ نے سن لیا اور گھر والوں کو بتا دیا۔ اب تم دیکھتے ہو کہ ہشام بن ادریس یہ بات کہنے کے لیے ڈرایا ہے۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس موضوع پر براہ راست تم سے گفتگو کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ راستے میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور سارا معاملہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ تم دونوں کی یہاں آمد سے پہلے یہ میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ سارے حالات سے اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا، اس بنا پر میں تم دونوں کو اپنے خیمے میں بلایا ہے اور یہی تم دونوں کے خلاف نالش ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ میرے بچوں، گو میں نے غریتا اور مرینا کو دیکھنے رکھا، لیکن جو نقشہ ہشام بن ادریس نے ان دونوں کا پیش کیا ہے تو ایسی لڑکیاں کسی خوش نصیب سے محبت کرتی ہیں۔ اور اب تم بتاؤ تمہارا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے؟ میرے بچوں، یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ہشام بن ادریس کا ان سرزمینوں کی طرف آنا دونوں بہنوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تم دونوں کو اپنانے کا عہد کر چکی ہیں۔ اس کے ماں باپ چچا اور خالہ نہیں چاہتے کہ بچیوں کو ان کی پسند نہ ملے۔ اب میں تم دونوں کے خیالات جاننا چاہوں گا۔ امیر یعقوب المنصور کے خاموش ہو جانے کے بعد احمد بن سعید اور کراکوش دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ اس دوران دونوں کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا بھی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ پھر شاید دونوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے ایک بھرپور نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہشام بن ادریس پر ڈالی۔ اس کے بعد امیر یعقوب المنصور کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، جہاں تک میرے ساتھی میرے رفیق کو میرے بھائی کراکوش کا تعلق ہے، اس نے پہلے ہی مرینا کو دیکھ رکھا ہے۔ اس نے اسے اپنی پسند کا اظہار کر دیا ہے اور یہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہے۔ ایک معاملہ تو طے ہوا۔ امیر محترم، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں غریتا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ذات کے ساتھ ایک عہد وابستہ ہے۔ جب تک میں اس عہد کو پورا نہیں کر لیتا شادی نہیں کروں گا۔ اس راز کو میرا بھائی کراکوش ہی جانتا ہے۔ اگر وہ راز میں دوسرے لوگوں پر بھی افشا کر دوں تو ایک زبان سے دوسری زبان تک پھیل جائے گا، پھر میں اس کی تکمیل نہ کر پاؤں گا، اور اگر اس کی تکمیل نہ ہو سکے تو یاد رکھیے زندگی بھر شادی نہ کر سکوں گا۔ یہی میرا عہد ہے۔ شوبان بھی اسی عہد کے پیچھے سرگردہ ہے۔ احمد بن سعید کا جواب سن کر پہلو میں بیٹھا ہشام بن ادریس بجھ سا گیا تھا، اس لیے کہ احمد بن سعید کے ساتھ اس کی سگی بہن غریتا وابستہ تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ غریتا دیوانگی کی حد تک احمد بن سعید کو چاہنے اور پسند کرنے لگی تھی۔ ہشام بن ادریس کی کیفیت امیر یعقوب المنصور نے بھی بھانپ لی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ہشام بن ادریس کی تو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا، احمد میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ راز تم ہم سے بھی کہو؟ امیر محترم، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس راز میں میرے شریک صرف کراکوش اور شوبان ہیں۔ یاد رکھیے وہ راز اگر میں نے کھلے عام یہاں کہہ دیا تو اس میں 4 آدمی شریک ہو جائیں گے، ایک آپ، ایک ہشام بن ادریس سے وہ راز اس کے اہل خانہ تک پہنچے گا، پھر ایسے پھیلے گا کہ روکے سے نہ رکے گا، اور جس کام میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں اسے مکمل نہ کر سکوں گا۔ اس کے بعد احمد بن سعید اپنی جگہ سے اٹھا، اپنا منہ امیر یعقوب المنصور کے کان تک گیا، تھوڑی دیر تک بڑی رازداری سے سرگوشی کی۔ اس سرگوشی کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ امیر یعقوب المنصور کا چہرہ غصے میں تامے کی طرح تپ گیا اور آنکھیں بھی قہر بھری آنکھ برسانے لگی۔ کچھ دیر تک یہ سما رہا۔ احمد بن سعید پیچھے ہٹ کر اپنی شیز پر بیٹھ گیا۔ امیر نے ابھی تک غصے اور غضبناک کی کیفیت تیاری تھی، ساتھ ساتھ
वो अजीब से अंदाज में अपनी गर्दन हिलाता जा रहा था। फिर अहमद बिन सईद की तरफ देखते हुए मीर याकूब मंसूर ने तौसीफी अंदाज में बोल उठा, सईद के बेटे, कसम खुदा वाहिद की जो हर ऐब से पाक है, तुमने जो अहद कर रखा है वो हर काम से आला और अरफा है। जो अहद तुमने किया है इसमें एक कौम की इज्जत व अजमत और मिल्लत की रिफत और वकार का सवाल उठता है। मैं तुम्हारे इस इरादे और तुम्हारे इस अज़्म में पूरी तरह मुत्तफिक और मुतमईन हूँ। अहमद बिन सईद, जिस काम का तुमने अहद कर रखा है, ऐसे काम करने के मौके न हर एक के मुयस्सर आते हैं, न ऐसे मौके बार बार इंसान की जिंदगी में रूनमा होते हैं। ऐसे कामों की तकमील से इंसान की आकबत समझ जाती है और इस काम की तकमील से लोगों के लिए एक इबरत खेज और दर्स अमीजी का सामान भी उठता है। मैं इस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगा जब तुम अपने अहद की तकमील करोगे। अमीर याकूब अल मंसूर खामोश हो गया। इस खामोशी से फायदा उठाते हुए सरगोशी के अंदाज में अहमद बिन सईद अपने पहलू में बैठे गरीता के भाई हिशाम बिन इदरीस को मुखातिब किया। हिशाम मेरे भाई, मेरे रद्द-ए-अमल का बुरा मत मानना। जिस अहद की खातिर मैंने शादी न करने का अहद इरादा किया है वो बड़ा मुकद्दस और आला और अरफा है। मैं इस इंकिशाफ में भी किसी को शामिल नहीं कर सकता। पहले सिर्फ कराकुश और शुबान इस अहद में मेरे राजदार थे, अब इसकी खबर अमीर याकूब अल मंसूर को भी हो चुकी है और मैं इस राज को यहीं तक रखना चाहता हूँ। अगर ये फैला तो जिस काम की मैं तकमील करना चाहता हूँ वो मेरे लिए अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगा। मेरे भाई, वापस जाकर अपनी बहन गरीता से मत कहना कि मैं इसे नापसंद करता हूँ या इससे मोहब्बत का इजहार नहीं करता या इससे मैं पसंदीदगी जाहिर नहीं करता। मेरे भाई, ऐसी लड़की किसी किस्मत वाले को ही नसीब होती हैं। हाँ, इसे ही जरूर कह देना कि अगर मैं अपने काम की तकमील कर सका तो फिर इसे अपनी जिंदगी का साथी बनाते हुए फख्र महसूस करूंगा। जहाँ तक कराकुश और मुरीना का ताल्लुक है तो जब तुम और तुम्हारे अहले खाना चाहोगे हम इन्हें रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर देंगे। मेरे ख्याल में तो मेरे जवाब से मुतमईन हो गए। हिशाम बिन इदरीस, जो थोड़ी देर पहले फिक्रमंद, गमनाक और उदास बैठा हुआ था, अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से वो किसी कदर मुतमईन सा दिखाई देने लगा था। फिर अमीर याकूब मंसूर ने हिशाम बिन इदरीस को मुखातिब किया, इदरीस के बेटे, तुम हमारे लश्कर में क्याम करोगे। अल्फांसो शायद बहुत जल्द जंग की इब्तिदा करे। इस जंग के बाद तुम यहाँ से कूच करना और मेरे दोनों बेटों को जाकर अच्छी खबर सुनाना। मुझे उम्मीद है इन मैदानों में हम अल्फांसो को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हिशाम बिन इदरीस हटकर अमीर याकूब अल मंसूर ने अपनी अहमद बिन सईद की तरफ देखा। अहमद मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम और कराकुश थके हुए हो, अपने लश्कर में जाओ, हिशाम को भी अपने साथ ले जाओ, लश्करियों को आराम करने का हुक्म दो और इनके खाने का बेहतरीन इंतजाम करो। मैं चाहता हूँ कि जंग की इब्तिदा करने से पहले पहले तुम्हारे लश्कर भी ताज़ा दम हो जाए। अब उठो और अपने लश्कर में जाओ। इसके साथ ही अहमद बिन सईद और कराकुश अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। खेमे से वो निकल गए। हिशाम को भी वो अपने साथ ले गए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये तारीखी दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।